है और इसके मुताबिक ट्रंप साहब के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जनाब और किसी को भी नहीं, एफडीए को जोर डाला कि तुम फटाफट ये जो कोविड-19 वैक्सीन की स्टडीज हैं इनको जल्दी से तुम लोग अप्रूव करो, क्योंकि फॉल 2020 में जो इलेक्शन होने वाला है उससे पहले ट्रंप साहब जो हैं इसको वैक्सीन्स को रोल आउट करना चाहते हैं। और ये सारी जो है वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि ये जो सारी हमने जो सिक्योर की हैं ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरव्यूज जो हैं वो जो कि कंडक्ट कर रही है कांग्रेशनल जो पैनल है जो इस सारी चीज़ को पेंडेमिक रिस्पॉन्स को जो अमेरिका में था उसको प्रोब कर रही है, वो इन्होंने हासिल किया है। उसके बेस पे ये कह रहे हैं सीनियर ट्रंप ऑफिशियल्स जो हैं उनके मुताबिक जो हैं उन्होंने ऑथराइजेशन जो थी वो करने की कोशिश की थी एफडीए को कि आप जो है दें हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए फौरन। हालांकि हाइड्रोक्लोरोक्विन आपको पता है कि मलेरिया और लूपस को ट्रीट करती है, तो एफडीए ने ये क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कोविड के लिए ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है तो हम इसको गो अहेड नहीं दे सकते। हालांकि पाकिस्तान में लोग यूज़ कर रहे थे इसको, तो वो कहते हैं जी, और भी कुछ कंट्रीज़ में तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके अलावा वो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने भी इनको ज़बरदस्ती की कि ये जो कॉन्वेलेसेंट जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट है उसके लिए अच्छा तुम लोग जो है वो फिर दे दो, जो है ना ऑथराइजेशन दे दो। तो उस पर फिर एफडीए ने कहा कि हम ये भी नहीं कर सकते, हमारे पास ये पूरा डाटा नहीं है। तो इसलिए इनके बारे में अब ये जो प्रोब बिठाई है उसने कमेटी ने कहा है कि इन्होंने रिपीटेडली और डिलिबरेटली एफडीए का जो साइंटिफिक वर्क था उसको बेंड करने की कोशिश की और अपनी जो पब्लिक और पॉलिटिक्स जो थी उसको पब्लिक हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटी दी, एंड विच इज एन असॉल्ट ऑन नेशंस पब्लिक हेल्थ एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। बट इलेक्शन के दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है अप्रूवल आ गया था। हाँ जी, हाँ जी, दैट इज नॉट फेयर टू अब वो कहते हैं जी कि हमारा डाटा उस वक्त तक तैयार ही नहीं था। अच्छा, हाँ, इलेक्शन के दूसरे या तीसरे दिन जो है ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸ है ना माजिद भाई, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरह दसोगे? नहीं भाई, साइंस ने भी मेरी बात माननी है। तो वो कहते हैं जी ये तो साइंस के चक्कर हैं, तो वो जी हैं वो ऐसे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर आई थी और इसके मुताबिक जो है यूएसए के अंदर, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएसए के अंदर काफ़ी कंसर्न से देखा जा रहा था ये जो अर्दोगान साहब बड़ा प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे ना ये पुतिन साहब के साथ, उसके ऊपर बहुत इनका कंसर्न आ रहा था। अच्छा, आज जो है ये और आगे है, वो कह रहे हैं जी कि तुर्की के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर अब यूएस का प्रेशर आ रहा है कि तुमने अगर अपने बिजनेस टाइज रशियन कंपनीज के साथ खत्म ना किए तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और इसलिए क्योंकि यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्म हो रहा है कि रशिया तुर्की के जो हैं सिस्टम्स उनको यूज़ करके, उनको उनके बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करके ये जो 6 महीने से वॉर चल रही है जिसकी की वजह से हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशियन बिजनेसेस पे, उनके ओलिगार्क्स पे, तो उसके ऊपर ये इवेड कर जाएंगे वो सारे सैंक्शंस जो हैं। अच्छा, ये मुलाकातें जो अर्दोगान और पुतिन साहब के बीच में हुई थी ये सोची में हुई थी अर्लियर दिस मंथ, और उसके अंदर क्योंकि टर्की की हमने आपको बताया ही था कि बहुत ही हालत ख़राब होती जा रही है इकोनॉमिक कंडीशन, तो उसमें इन्होंने कहा था कि हम अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे। और जब ट्रेड बढ़ा रहे थे ये तो 50% लास्ट ईयर से अब तक इनकी ट्रेड जो है वो बढ़ रही है और टर्की ने एग्री किया है कि सारे ट्रांजैक्शन रूबल्स में करेगा और नेचुरल गैस भी इनसे लेगा गैज़प्रॉम से बहुत ही सस्ते दामों पे। इसके ऊपर यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो हैं वॉली एडियामो, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने वैसे तो विजिट भी किया था अंकारा और इस्तांबुल दोनों को अभी जून के अंदर ही, और उन्होंने बताया था कि हमारे ये कंसर्न्स हैं यूएसए के और आप नेटो के मेंबर हो तुर्की वाले और आपको ये टर्म्स इनके साथ नहीं बढ़ाने चाहिए। तुर्की कहता है जी हम बिल्कुल इसके अंदर जो है वो रहना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात मॉस्को के साथ भी हैं और कीव के साथ भी हैं। ये जो एडी येमो हैं इन्होंने अब एक लेटर लिखा है तुर्की की जो बिजनेस कम्युनिटी है और जिसका के नाम है टूसियाड, उसको, और जो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है तुर्की में उसको भी, और उन्होंने कहा है कि वो तमाम तुर्की के बैंक्स जो कि अब ट्रेड करेंगे रशिया के साथ उनके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो जो ये टूसेड वाले हैं वो कहते हैं जी हमने टर्की की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेड है उसको हमने आपका ये लेटर भेज दिया है और अगर ये आपके साथ
कोई बातचीत करेंगे तो ये लोग करेंगे, और जो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे हम उसके ऊपर चलेंगे। इसके अलावा जो एडी येमो साहब हैं, उन्होंने जो है अभी फ्राइडे के दिन भी फ़ोन किया था जो तुर्की के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं यूनुस एलिताज, और उनको भी कहा था कि जी आप ये ना करें, क्योंकि अब सिर्फ रशिया पे नहीं, फिर हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, आपके इंडिविजुअल्स पे, आपके बैंकों पे, आपके बिजनेसेस के ऊपर, तो ये बहुत बुरे तरीके से आपको हिट करेगा। तो आप देखते हैं ये तहमकी तो बड़ी सख्त है, तो पता ही चलेगा कि क्या होता है इसके अंदर। अच्छा जी, आज जनाब बहुत ही बड़ा दिन था जर्मनी के लिए, क्योंकि गलते हुई है बड़े मुल्क थे फिर इसी तरह कम कर देना है जी। अभी आपने कहा था हाइड्रोजन तो इनके पास है कि नहीं है थोड़ी सी, तभी इन्होंने ये काम शुरू किए हैं। जर्मनी ने जी आज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे हैव एक्चुअली मेड हिस्ट्री, इन्होंने जो अपनी रेलवे लाइन है इट्स एंटायरली नाउ पावर्ड बाय हाइड्रोजन। ये देखें जी उनकी, ये इन्होंने चलानी शुरू कर दी है, एंड दे हैव रिप्लेस्ड द डीजल के जो इनके रेलवे के डब्बे थे वो उनको रिप्लेस कर दिया है। और वो कहते हैं जी कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रीन ट्रेन ट्रांसपोर्ट। 14 ट्रेनें इन्होंने चलाई हैं और इसका नाम है कोराडिया आइलिंट। ये जो नई इन्होंने चलाई है हाइड्रोजन पावर्ड बसें नहीं, रेलें। और इसको जो है फ्रेंच इंडस्ट्रियल जायंट एल्स्टॉम ने बनाया है, और ये जो जर्मन स्टेट ऑफ लोअर सेक्सनी है उसके अंदर इन्होंने पहले चलानी शुरू की है। 100 किलोमीटर ट्रैक इन्होंने हटाया है जो कि अब कनेक्ट करेगा ब्रेम हेवन, ब्रेम रोवर्ड, कक्स हेवन, बक्सटेहेड और हैम्बर्ग के पास जो हैं ये सारे इलाके, इनको कनेक्ट करेगा। वो कहते हैं जी कि ये ज़ीरो एमिशंस इसमें से आएंगे। और ये काम कैसे करता है, वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको एक पैनल सा लगा हुआ नजर आएगा इस ट्रेन के ऊपर। वो पैनल क्या कर रहा है वो जो आपको नजर आएगा वो रूफ के ऊपर लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन नीचे से आ रही है और ऊपर जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इसको ट्रेन को पुल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी जी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है जी। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से जर्मनी के अंदर 4400 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हर साल हम रिलीज करते थे, एक तो वो रिड्यूस होएगी, और जो है उसके अलावा जो है हमारे जो हैं क्लाइमेट के जो गोल्स हैं वो भी हम पूरे कर सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक जो है उसके ऊपर 93 मिलियन यूएस डॉलर्स लग चुके हैं। तो वो कहते हैं जी आने वाले दिनों में इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और ये जो काम था सारा ये शुरू हुआ था 2018 में, विच मीन्स दे हैव हाइड्रोजन एट दैट टाइम। ठीक है जी, तो ये बात है। मैंने क्या कहा था, जर्मन्स बड़े अजीम लोग हैं। अच्छा जी, बांग्लादेश के अंदर जो है वो एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है। उसकी वजह से आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूलों को एक और दिन बंद किया जाएगा। इससे पहले स्कूल सिर्फ एक दिन बंद होते थे बांग्लादेश में, फ्राइडे के दिन, लेकिन अब फ्राइडे और सैटरडे को बंद होंगे। और गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज और बैंक्स हैं वो 8 घंटे के बजाय 7 घंटे काम करेंगे। इसकी वजह से पिछले दिनों में बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए, क्योंकि लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, कंप्लीट डिसरप्शन थी, 7-7 8-8 घंटे बिजली। कुछ इलाकों में तो जो ढाका से बाहर है वहां पे तो 10 से 12 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही थी। उसकी वजह यह है, गवर्नमेंट कहती है कि 50% फ्यूल प्राइसेस जो है उनके अंदर इंक्रीज हो गया है। और हम रशिया से बात तो कर रहे हैं चीपर फ्यूल के लिए, लेकिन हमें डर है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस ना लगा दी जाएं, तो अंडर स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है हम उनसे चीप फ्यूल जो है वो लेना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारी उसको हम बिल्कुल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 416 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इकोनॉमी के अंदर पंप किया है इन द लास्ट डेकेड। तो इसलिए इसको चलता रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश नाउ हैज़ बिकम द 3rd कंट्री इन साउथ एशिया जिसने कि अब IMF के पास जो गए हैं कि उनको बेल आउट पैकेज एक दिया जाए आफ्टर श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो ये हैं जी गल्लें चल रही हैं जी, ये चल रहा है गल्लान। आहो जी आहो गल्लान ये चल रही हैं, बड़ी खतरे में नाक। अच्छा जी, अदानी ग्रुप आजकल कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ों में है। तो आज अदानी ग्रुप ने जनाब क्या खरीदा है बताएं आप। आज इंडिया का जो सबसे बड़ा और अभी तक जो बिल्कुल थोड़ा सा अनबायस्ड न्यूज़ अदारा था NDTV, उसके अंदर जनाब इन्होंने 29.18% स्टेक खरीदा है।
इनका जो मीडिया आर्म है विश्वा प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसको खरीदा है जी, और इसकी जो प्राइस है 114 करोड़ जो है वो उन्होंने लगाई है। और इनके जो अदानी मीडिया नेटवर्क के जो सीईओ हैं संजय बुगालिया, उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो है सिग्निफिकेंट हमारा माइलस्टोन है, और हम जो है अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी अपनी अब तारीफें करेंगे। ठीक है जी। हैं जी। तो बहरहाल जी एनडीटीवी जो था वो भी बड़ी मुश्किल में था, क्योंकि उसके भी सच बोलने की वजह से काफ़ी एडवर्टाइजिंग स्ट्रीम्स जो थे वो काट दिए थे, तो उनको भी शायद बूस्ट मिलेगा। और अदानी जी के तो मज़े ही मज़े हैं, जाहिर है उनको तो बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। द वायर की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय प्रेम शंकर झा, और इसकी हेडिंग है इस स्टोरी की, In turning India into tyranny, Modi has made economic crimes his latest weapons. ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें वायर की स्टोरी में प्रेम शंकर झा साहब ने लिखा क्या है। उन्होंने कहा जी 8 साल जो मोदी जी की गवर्नमेंट में हुए हैं, तो उसमें अब हमें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये तो अब सारी दुनिया को पता ही चल गया है कि कैसे इंडिया का जो मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी थी उसको खतरे में डाल दिया है मोदी जी की गवर्नमेंट ने। वो कहते हैं जी कि एक पिलर जो कि अभी तक खड़ा हुआ था जब पहले 4 साल थे मोदी जी के, वो थी जुडिशरी, और अब जुडिशरी ने भी जो माशाल्लाह जो बंदे लगाए और जो जुडिशरी ने भी जो फैसले किए हैं, उसने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो ये पिलर था उसको बुरे तरीके से किया है, डैमेज किया है। वो कहते हैं जी जब से मोदी जी की गवर्नमेंट 2019 में यानी कि लौट के फिर से जब आई है, दूसरी बार जब जीती है, तो उसमें उन्होंने जस्टिस लगाए हैं, जस्टिस AM खानविलकर टाइप के लोग, जिनकी के जजमेंट्स आने वाले हिंदुस्तान की नस्लें याद रखेंगी कि कितनी उसके अंदर हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स सिविलियन सोसाइटी, डिसरिगार्ड फॉर फंडामेंटल राइट्स, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो होती है कि जी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसका कैसे सत्यानाश इन्होंने किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा मेन हिस्सा था, उसको ये जो है तारीख हमारी याद रखेगी। वो कहते हैं जी कि इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम जून 25 जो हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं लोगों के, वो खराब करने शुरू किए जब उन्होंने ज़किया जाफरी की प्ली जो थी वो डिसमिस की। और अगर आपको पता हो ज़किया जाफरी का कि गुजरात के अंदर जो इनके कांग्रेस के MLA थे, इनके जो हस्बैंड थे, उनको मारा गया था, तो इनकी वाइफ ज़किया ने कहा था कि भाई उसको जस्टिस दो, तो उसको जो है ये कंटेम्प्ट कह के इसको खारिज कर दिया गया था, जिससे उनको बड़ा दुख हुआ था। उसके बाद जी वो कहते हैं जी कि इन्होंने जो है जुलाई 27 को सिर्फ अपने 2 days बिफोर रिटायरमेंट 242 पिटीशंस जो थी उनको रद्द कर दिया, सिर्फ इसके लिए कि जी इसके अंदर जो थे इल बिगॉटन गेन्स थे, और ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, और ये ठीक नहीं थी, और लेफ्ट राइट एंड सेंटर इम्प्रिजनमेंट्स दिए गए, और ये किया गया। और ये जो इनकी एजेंसीज हैं उन्होंने इन सारे लोगों के ऊपर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस जो थी बिठाई और इनके ऊपर लगाई, और इसके लिए जो है ED को भी यूज़ किया गया और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया गया। वो कहते हैं जी इसमें से 80 लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस बगैर किसी प्रूफ के लगाए गए, और गवर्नमेंट के पास कोई इसमें अथॉरिटी नहीं थी कि ये इसके अंदर जो है इंटरफेयर करती। अलेजडली बिटवीन 2002 टू 2014 वो कहता है जी ED जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी उसने 112 केसेस जो थे वो किए थे। और अब आप वो कहते हैं जी अब आप देखें अब हाल क्या है। बिटवीन जून 2014 टू मार्च 2022 ED ने 5310 केसेस रजिस्टर किए, और अगेंस्ट कितने 112 जो कि किए थे 10-12 साल में। इस एरिया अरसे में इन्होंने 5000 से ऊपर केसेस और 3086 में सर्चेस की। और वो कहते हैं कि ED के पास डायरेक्ट ऑर्डर कभी भी नहीं होता, ये ना तो लोगों को बुला सकते हैं ना सर्च कर सकते हैं जब तक कि इनको ऊपर से ऑर्डर ना होए। तो ये किस तरह के ऑर्डर्स इनको दिए जाते हैं ED वालों को कि ये बस चले जाते हैं और काम करते हैं। वो कहते हैं जी 1933 में हिटलर साहब जो थे उन्होंने भी वो जो रीस्टैग यानी कि जो जर्मनी का पार्लियामेंट था उससे
फ़ायदा उठाने के लिए कहा था उनको जर्मन प्रेसिडेंट को वॉन हिंडनबर्ग को कहा था कि मैं फॉर लाइफ चांसलर रहना चाहता हूं। वो कहते हैं जी कि मोदी जी ने इस चीज़ को और बेहतर कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया जी कि वो उन्होंने ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किए हैं कि ऑपोजिशन की कमर तोड़ी जाए और उनको टेम किया जाए, उनको हरास किया जाए और उनको इंतहाई तंग किया जाए। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दीवार के साथ लगाया जाए, लोगों के ऊपर अपनी जो एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू जो है केसेस बनाए जाए, सेडिशन के केसेस, ट्रीजन के केसेस, और उनको जेलों में डाला जाए, उनको डराया धमकाया जाए, उनकी ज़बान बंद की जाए। और इस तरह से वो कहते हैं जी कि ये रूल जो है ये किया जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान जो है किस तरफ जा रहा है आप खुद सोचें। सही। तो ये आज इनका प्रेम शंकर झा साहब का बड़ा ही हार्ड हिटिंग आर्टिकल था जो द वायर में था। एंड जनाब हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो कतर पहुंचे हुए थे भीख मांगने के लिए। तो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कहा है हाँ जी पायान, बिल्कुल बिल्कुल वी अंडरस्टैंड योर पेन। हम जो है आपके मुल्क में $3 बिलियन की जो है US डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इस मुलाकात में कतारी अमीर जो हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनके साथ मुलाकातें की और उनको कहा जी असी तुहाडे भरावां, साढ़े नाल तुहाडा बड़ा प्यार है, इस वास्ते साढ़े मुल्क दे विच इन्वेस्ट करो। तो कतारी अमीर ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल तुसी साढ़े भरा हो, साढ़ा बड़ा प्यार है। इसके अलावा जो ब्लूमबर्ग था उन्होंने कहा है जी कि बेसिकली ये जो कतारी अमीर ने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ये जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, इस्लामाबाद और कराची, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पावर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें ये जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इसके बाद जी साड़ा जड़ा प्राइम मिनिस्टर है साड़ा भरा वो पहुंच गया इनका जी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कतर का, कि मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम 974 जो है दोहा में, उसको देखने के लिए ये निकल गए। वो जरा तस्वीर दिखा दें रहम, वो उसकी जो है वो स्टेडियम की, वहां पे ये चले गए और वहां पे फिर इनको जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ब्रीफ किया इनको कि हाँ जी हमने ये फैसिलिटीज़ की हैं, ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है और ये कर रहे हैं। रहम वो तस्वीर दिखा दें जो है वर्ल्ड कप स्टेडियम 974 की। तो उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि बड़ी ज़बरदस्त आपकी फैसिलिटीज़ हैं और बड़ा ज़बरदस्त मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूँ, तो आप जो है इसके अंदर जो आपने ये किया है ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो हमें बताया। अच्छा, हमें अंदर की खबर आई है कि इन्होंने कहा है कतर को कि जी हमारी पाकिस्तान मिलिट्री आके वर्ल्ड कप के बीच में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देगी। अच्छा, हाँ जी ठीक हो गया जी, पैने की चल रहे हैं अच्छा जी चलो ठीक है ओके। ये जी ये फाइनली आ गई ये तस्वीर। हाँ जी ये देखें जी, तो ये स्टेडियम में खड़े थे तो उन्होंने बड़ी जी तारीफ़ की इनकी। ठीक है जी, इन्होंने कहा जी कतारियों ने बड़ा कमाल किया था, पाएं तुसी भी अपने मुल्क में कमाल कर लो तो किसी ने रोकिया तो नहीं है ना अच्छा जी चलो जी ठीक है। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद की एक हाई कोर्ट जो है उसको आज फिर इस्लामाबाद जो पुलिस थी उसने कहा था कि जी शहबाज गिल के लिए हमको 7 डेज और के लिए फिजिकल रिमांड आप दें। तो आज कोर्ट ने रिजेक्ट इसको किया, उन्होंने कहा कि नहीं और हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन जो आपको फिजिकल रिमांड दिया था शहबाज गिल साहब का वो हम अब आपको और इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका जो जिक्र है जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलिक अमन साहब ने किया और यहाँ पे इनके जो काउंसिल थे शहबाज गिल साहब के फैसल चौधरी और अली बुखारी जो थे वो आए हुए थे और उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस ने प्लीड किया है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि सेडिशन केस इनके ऊपर जो अगस्त 19 की वो जो रैली हुई थी उसके वजह से नहीं, अगस्त 19 में 9 को जो उन्होंने बात की थी उसके ऊपर सेडिशन केस इन पे लगाया गया था जिसके बारे में कहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में उन्होंने म्यूटनी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा जी कि इसकी कोई जो है वो नहीं है, मतलब है वो नहीं है, मकसद इसका कुछ नहीं है। और बैक टू बैक जो है ये इनको ये पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है तो उसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब है क्योंकि वैसे भी ये बार बार पुलिस कस्टडी में जा रहे हैं, फिर पिम्स हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर पुलिस कस्टडी में, फिर पिम्स। तो आज फिर इसको देखते हुए उनकी सेहत को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट उसने रिजेक्ट किया पुलिस की ये रिक्वेस्ट। इसके अलावा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने सिंध के अंदर जो अब होने वाले थे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन सेकंड फेज़ के उसको अब पोस्टपोन किया है क्योंकि वहाँ पे हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मीटिंग जो है ये चेयर कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब और उन्होंने कहा जी कि चूंकि रेन और फ्लडिंग आ गई है तो ये जो इलेक्शंस होने थे अगस्त 28 को 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल कोरंगी किमाड़ी मलीर हैदराबाद दादू जामशोरो मठियारी टंडू मोहम्मद खान टंडू अल्लायार बदीन सजावल ठट्टा वगैरह में तो ये कैंसिल किए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनको बताया गया इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि
पुलिस और जो बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे आर एंगेज्ड इन रिलीफ वर्क। 50,000 पुलिस पर्सनल जो थे उनको लगाया गया था इलेक्शंस के लिए, लेकिन 33,000 जो थे वो कराची में थे और बाहर से 16,000 जो थे उनको बुलाया गया था फॉर पीसफुल इलेक्शंस। लेकिन अब जो पुलिस और रेंजर्स और आर्मी सब रिलीफ का वर्क कर रहे हैं फॉर फ्लड विक्टिम्स, तो इसलिए अब ये इलेक्शंस नहीं हो सके, तो इसलिए इनको पोस्टपोन किया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो है उसने जी 6 पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको इंटरम बेल दी है और इनके ऊपर जो था वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 था, जिसमें कि कहा गया था कि आपको बैन लगाया जाता है कि आप पब्लिक गैदरिंग इस्लामाबाद में नहीं कर सकते, 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, जो इस्लामाबाद में आपने रैली की थी अगस्त 2 में। तो ये लोग जो 6 पीटीआई के ऑफिशियल थे, सैफुल्ला नियाजी, अली अवान, राजा खुर्रम, फैसल जावेद, सदाकत अब्बासी, शहजाद वसीम, तो इनके जो लॉयर्स हैं इन्होंने आज आके एडिशनल सेशंस कोर्ट जज जो हैं फैज़ान हैदर गिलानी जो था उनको कहा जी कि ना तो इसमें कोई इनके जो खिलाफ जो एफआईआर लिखाई गई है वो नॉन बेलेबल है, यानी कि वो बेलेबल है उसमें दे सकते हैं, और ना ही ये जो केसेस इन पे लगाए गए हैं उनके अंदर कोई सबूत है, यानी बेसलेस हैं ये केसेस। तो इन्होंने जो हैदर गिलानी साहब हैं, जज हैदर गिलानी साहब, उन्होंने फिर कहा कि ये श्योरिटी बॉन्ड एक भरेंगे 20,000 का, और इनको कहा है जी कि आपने नेक्स्ट अदालत के अंदर आना है सितंबर 8 में, लेकिन अभी इनको जो है इंटरम बेल दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हैं जी उन्होंने माजिद भाई की बहुत ही फेवरेट पीटीआई लीडर जो हैं फिरदौस आशिक अवान और जो उस्मान डार साहब हैं उनको कहा है जी कि आप कमीशन के सामने जो हैं वो हाज़िर हुए, क्योंकि डस्का बाई इलेक्शंस के अंदर हमें पता चला है कि बहुत सारी आपने वायलेंस की, और ये जो है आप अब जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में 30 अगस्त को वहाँ पे आप आएंगे। ये जो नोटिस इनको भेजा गया है उसके ऊपर अगस्त 22 की डेट है। इलेक्शन कमिश्नर जो है ईसीपी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नईमुर रहमान साहब, उन्होंने इनको भेजा था और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की जो सेंट्रल पंजाब प्रेसिडेंट हैं उमर डार और ये जो दूसरे लोग हैं आरिफ सोनी, आसिफ सोनी और इकबाल सोनी वगैरह, इन लोगों ने यहाँ पे धांधली करने की कोशिश की थी। इन्होंने पुलिस के मेंबर्स को और दूसरे ऑफिशियल्स को अपने पास बुलाया और इनको जो है 3-3 लाख रुपए दिए और पुलिस को भी करप्ट किया, बाकी अदारों को भी करप्ट किया, और कहा जी कि ये जो इलेक्शंस यहाँ पे होएंगे उसके अंदर आपने हमारे हक में फ़ैसला देना है। ये उन्होंने मीटिंग फरवरी 17, 2021 में की थी और इसमें हमें प्रूफ्स मिले हैं कि जी 6 लोग तुम थे यहाँ पे, इसलिए आपको जो है आपके ऊपर एलिगेशंस हैं कि आपने करप्ट किया है सारा सिस्टम, तो आप आके ये सारी इरेगुलरिटीज़ के ऊपर जवाब दें। मतलब ये तो केस बड़े फटाफट होंदे पे हैं जी, तो ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ साहब ते मियाँ साहब होते ने वो कदों बई सामने आएंगे फिर हैं, तो ये बात है। अच्छा जी, जो हिंदुस्तान की एक्ट्रेस हैं जैकलिन फर्नांडिस, वो तो अब और ज़्यादा फंसती चली जा रही हैं, क्योंकि जो ईडी है इंडिया का वो अब कह रहा है कि 200 करोड़ के जो एक्सटॉर्शन केस है, ये जो कॉन मैन है सुकेश चंद्रशेखर, उसके साथ तुम इन्वॉल्व थी, और ये जो तुम्हें सारे गिफ्ट्स मिले थे जो इसने दिए थे सुकेश ने, ये बड़े बड़े लोगों को एक्सटॉर्ट करता था इनसे मनी, उनको चीट करता था और फिर ये तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो थे वो देते थे। तो ये जो सारे इसके जो प्रोसीड्स थे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से आते हैं, तो उसके लिए आप जवाब दें, और आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कैसे हैं उसका जवाब देते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने कहा है कि ये जो भी कोई मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ये सारी मेरी खुद की इनकम से हैं, ये मुझे सुकेश ने नहीं दी। हालांकि येस आई अग्री कि उसने मुझे 3 गुची के बैग्स दिए थे, 3 शनेल के बैग्स दिए थे, 2 गुची के जिम के आउटफिट्स दिए थे, लुई विटॉन के शूज़ दिए थे, 2 डायमंड ईयररिंग्स दिए थे, ब्रेसलेट दिया था मल्टी कलर्ड स्टोन्स का, और 2 हर्मीज ब्रेसलेट्स दिए थे, और एक मिनी कूपर भी दी थी जो मैंने वापस कर दी थी। तो इसलिए मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये फंस गई है बेचारी। ठीक है जी। और जनाब T20 लीग्स जो दुनिया के अंदर मशरूम होती जा रही हैं, उसके ऊपर आईसीसी के ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये तो जो है गेम ऑफ क्रिकेट को बर्बाद कर देगी। लेकिन जो बीसीसी जो पीसीबी के जो हमारे ऑफिशियल हैं जो कि आईसीसी के जनरल मैनेजर भी हैं वसीम खान साहब, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट इसके ऊपर जो है वो कहना है। वो कहते हैं जी कि ये जो फ्यूचर्स टूर्स प्रोग्राम है इसके अंदर चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन चैलेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसमें कि उस मुल्क की टीम जो है वो बाकी बाहर की टीमों के साथ खेलने या उनके मैचेस खेलने के लिए अपनी डोमेस्टिक टीम जो है उसको स्टेक पे रखे। उन्होंने कहा जी कि T20, इनसे पूछा गया कि T20 जो मैचेस हैं जो या टेस्ट मैचेस जो हैं या बाकी के जो हैं उसमें पाकिस्तान बहुत ही कम पार्टिसिपेशन कर रहा है, जैसे कि सिर्फ पाकिस्तान 27 टेस्ट मैचेस खेल
खेल रहा है जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से भी कम है। उसका जवाब देते हुए इन्होंने वसीम खान साहब ने कहा कि येस 40 to 50 टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे होते हैं और लोग भी बड़ा खुश होते हैं, फैंस बड़े खुश होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फीजिबल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है उसके सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैचेस इंडिया के साथ होते हैं और चूंकि इंडिया के साथ नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हम जो हैं ये लूज़ करते हैं मनी। जब हम कोई टेस्ट क्रिकेट किसी और के साथ खेलते हैं तो हमको बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स और ये अच्छा नहीं है कि फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं हम इनकर करें अनलेस एंड अनटिल हमारी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं शुरू होती और पैसे हमारे किटी में नहीं आते। तो ये है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो ये जो FTP यानी कि फ्यूचर्स टूर्स प्रोग्राम है मुझे बिल्कुल ठीक और बैलेंस लग रहा है, तो इसके अंदर जो भी ICC को क्रिटिसिज्म है वो सही नहीं है। एंड जनाब लास्ट न्यूज एब्सोल्युटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको जो है कोट किया है और इसके मुताबिक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसको सस्पेंड किया गया है फीफा की तरफ से। फीफा ने कहा है कि आपको आपका जो ये राइट थे जो आप होस्ट कर रहे थे 2022 का अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप अक्टूबर में, उससे भी आपको स्ट्रिप किया जाता है। इसलिए कि फीफा की जो आज एक स्टेटमेंट आई है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें उन्होंने कहा है ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल जो है उसने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को विद इमीडिएट इफेक्ट जो है सस्पेंड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर थर्ड पार्टीज की अनड्यू इंटरफेरेंस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फीफा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है और ये वायलेशन है हमारे स्टैट्यूट्स जो हैं उनका, तो इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसने फीफा को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप थोड़ा गौर करो और हमारे पे रहम करो। तो अब फीफा की मर्जी है कि वो अब क्या करेगा आने वाले दिनों में। तो ये थी हमारी खबरें, ये थी खबरें और बाकी